हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे 4.6 का क्वेश्चन के 4.6 का क्वेश्चन जो है वो कैसे सॉल्व आउट किया जाएगा। तो हर चैप्टर वाइज हमने थ्योरी पढ़ाया है और इस चैप्टर से पहले हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं। थ्योरी क्लियर कर लीजिएगा तभी जाकर सारे क्वेश्चन जो है वो इजीली बन पाएंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि 4.6 का क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा, जिसके लिए दो थ्योरी हमने इसमें अप्लाई करेंगे, एक 2x2 ऑर्डर और एक 3x3 ऑर्डर। तो 2x2 ऑर्डर क्या है और 3x3 ऑर्डर क्या है। 2x2 ऑर्डर का मतलब है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल और 3x3 का मतलब है कि तीन चर वाले रैखिक समीकरण का हल। तो अगर आपका सारणी और अवयव 2x2 कोटि में होगा तो उसमें x और y का मान निकालना होगा। अगर सारणी या अवयव 3x3 कोटि में होगा तो उसमें x, y और z का मान निकालना होगा। यानी एक रैखिक समीकरण का हल है, जिसे हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हमें यह सीखना है कि रैखिक समीकरण को हम किस तरह से सारणी विधि या अवयव विधि से हल करते हैं। तो आइए हम लोग अपनी क्लास को आगे लेकर चलते हैं। सबका ध्यान इधर होना चाहिए अब, क्योंकि आपका क्लास स्टार्ट हो चुका है। सारणिक और अवयव का अनुप्रयोग, जिसे हम इसका नाम दिया गया कि सारणी और अवयव का अनुप्रयोग क्या है। यानी सारणिक और जो अवयव हमने पढ़ा है इसका लाइफ में हम कहाँ पर अनुप्रयोग करेंगे, इसके बारे में यह चर्चा कर रहा है। तो कह रहा है कि सारणिक एवं अवयव विधि द्वारा निकाय का हल। निकाय मतलब क्या चीज? रैखिक समीकरण। जैसे कि हम लोग मेरे पास रैखिक समीकरण होता है 2x + 3y = 4, यह समीकरण नंबर 1 है। यह है 3x + 4y = 8, यह समीकरण नंबर 2 है। तो हम लोग क्या करते हैं 10th क्लास के बेस पर कि समीकरण 1, 2 को तुलना कराते हैं। यानी 4 विधि से इसको बनाया है, तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और आपका वर्ग गुणनफल विधि से। लेकिन अब एक पांचवा विधि हम सीखेंगे जो कि विधि का नाम है सारणी या अवयव विधि से इस निकाय का हल करेंगे। तुलनात्मक विधि में क्या करेंगे, इसका गुणा यहाँ पर हम किससे कराएंगे 3 से, और यहाँ पर कितना से गुणा कराएंगे तो यहाँ पर हम 2 से गुणा कराएंगे और तुलना करके इसे बना सकते हैं। तो 4 तरीके हम 11th क्लास तक सीख चुके हैं। कौन कौन? तुलनात्मक विधि, प्रतिलोपन विधि और आपका वर्ग गुणनखंड विधि और प्रतिस्थापन विधि। अब एक हमें विधि सीखना है, उस विधि का नाम है सारणिक एवं अवयव विधि से इस रैखिक असमीकाय का हल कैसे करें, इस रैखिक समीकरण का हल कैसे करें और हल करके x तथा y का मान हम कैसे ज्ञात करें। तो आइए इसी का थ्योरी को लेकर हम चलते हैं आगे। तो 4.6 का पहला क्वेश्चन है x + 2y = 2, 2x + 3y = 3। इसको सॉल्व आउट करना है और यहाँ x और y का मान निकालना है। तुम कहोगे सर बहुत सिंपल है हल करना है, इसको इक्वेशन हम 1 से खोज कर ले, इसको इक्वेशन हम क्या से खोज कर ले 2 से खोज कर ले, इसके मल्टीप्लाई 2 से करा दी, इसमें मल्टीप्लाई 1 से करा। नहीं, वहाँ दिया रहेगा कि इस समीकरण का हल, वहाँ दिया रहेगा क्वेश्चन में कि इस समीकरण का हल जो है वह सारणी या अवयव विधि से करें। इस समीकरण का हल जो है वह सारणी या अवयव विधि से करें, तब आपको अब सारणी का या अवयव का प्रयोग करके इसको हल करना होगा। तो ध्यान दीजिए इस थ्योरी को पहले कैसे हम लेकर चलते हैं। तो थ्योरी में है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का 2 प्रकार का थ्योरी है, 2 टाइप में है। पहला वीडियो में आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल सिखा देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को सिखा देंगे 3 चर वाले रैखिक समीकरण का हल। 2 चर का मतलब हुआ 2x2 कोटि वाले अवयव का हल करेंगे और 3 चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब होगा 3x3 कोटि वाले रैखिक समीकरण का हल करेंगे। तब देखा जाए एक समीकरण सपोज किया गया कि a1x b1y = c1, समीकरण नंबर 1, a2x b2y = c2, समीकरण नंबर 2। ये तुम्हारे पास 2 समीकरण है। तो सबसे पहले यह रैखिक समीकरण के फॉर्म में दिया गया है और इसे अवयव के फॉर्म में लाना। किसके फॉर्म में? अवयव के फॉर्म में। तो a बराबर हम लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ से आपका थ्योरी स्टार्ट हो गया। तो a बराबर लिखेंगे क्या चीज, इसका गुणांक लिखो, कितना से गुणा है a1 से, इसमें क्या है b1 है, इसमें क्या है a2 है, इसमें क्या है b2 है। यह a का मान आपने निकाल लिया, क्योंकि अवयव विधि से आपको हल करना होगा। तो दिया गया समीकरण को आप अवयव के फॉर्म में लाएंगे तब ना अवयव विधि से हल कीजिएगा, तो कैसे हल होगी। अब आइए यह a का मान हो गया। यहाँ पर एक हम b सपोज करेंगे क्योंकि अवयव को a b से माना जाता है। तो b में हम लिख देंगे कौन कौन सा राशि है, तो एक से है और एक y है। तो एक से है और y है, ये किसका मान हो गया b का। और c, तो c में हम सपोज करेंगे कौन सा, तो c में सपोज करेंगे c1 और कौन सा c2।
C1 और C2, या इसको A सपोज कर लेंगे, इसको हम X सपोज कर लेंगे और इसे हम क्या सपोज कर लेंगे, C सपोज कर लेंगे, या इसे हम B भी मान सकते हैं। तो B का वैल्यू हो गया। अब हमें X और Y का मान चाहिए, तो समीकरण कौन सा हम लिख सकते हैं इसको, Ax बराबर कितना B, Ax बराबर B, समीकरण नंबर 3। सर ये कैसे हुआ, तो जब इसे आपने a माना, इसे आपने x के टर्म में माना, यानी कि चर राशि है, यही चर राशि का आपका मान ज्ञात करना है। इसे चर राशि आपने माना, क्या माना, x और y, इसी का मान ज्ञात करना है, और इसे b माना। तो फिर इसको जब a इंटू एक्स बराबर b करना होगा, यानी इसको इस पर सेट करोगे, यही वैल्यू आना चाहिए ना। तो आइए चेक कर लेते हैं। तो a का वैल्यू मेरे पास क्या है, देखिए, तो a का वैल्यू मेरे पास है, मिलाओ, a1 b1 a2 b2, यह a का वैल्यू है। सर x का वैल्यू क्या है, तो x का वैल्यू देखो क्या है, x का वैल्यू है x और y। सर b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है C1 और C2। चलिए, यह आव्यूह विधि के फॉर्म में है, अब इसे हमें समीकरण के फॉर्म में लेकर आना है। तो आव्यूह विधि को समीकरण के फॉर्म में लाने के लिए क्या कीजिएगा, क्योंकि हमने गुना कराना आपको सिखाया है, समीकरण में लाने के लिए पहला पंक्ति का पहला स्तंभ से गुना कराओगे, तो a1 का गुना x से, तो a1 इंटू एक्स प्लस b1 का गुना y से, तो क्या लिखोगे, b1 इंटू y। हो गया, सही में समझाता है। चलिए, इक्वल टू में क्या है, इक्वल टू में C1, समीकरण नंबर 1। यहाँ देखिए, अब दूसरा पंक्ति के पहला स्तंभ से, तो a2 का गुना x से, तो a2x, b2 का गुना y से, तो b2y इक्वल टू C2, समीकरण नंबर 2। यानी यहाँ तक आप क्लियर हो कि जो आपने सब लिखा है वो एकदम प्योर सही है, क्योंकि जब a इंटू एक्स बराबर b कराते हैं तो वही रैखिक समीकरण हमें प्राप्त हुआ। कौन सा, तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। बोले कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यह समीकरण के फॉर्म में दिया हुआ था, रैखिक हमें हल करना था आव्यूह या सारणी के फॉर्म में। तो सबसे पहले इस समीकरण को हमने कन्वर्ट कर दिया आव्यूह के फॉर्म में, तब जाकर यहाँ से सोल्यूशन करेंगे। तो अब हमें x का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, x का। इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, ये हमने आपको रफ में यह दिखा दिया ताकि आपको क्लियर हो कि सब आव्यूह को लेकर चले, आप समीकरण को लेकर चले आव्यूह में, तो आव्यूह को भी लेकर चलेंगे, इसको हल करेंगे, तो क्या आना चाहिए था, समीकरण, जो कि समीकरण प्राप्त हो गया। अब x का मान निकालना, तो x बराबर, तो x बराबर क्या लिखोगे, b/a। x का मान निकालना है, तो x बराबर हम लिख सकते हैं ना b/a। जब आपको x का मान निकालना है तो x बराबर हम लिख सकते हैं कितना, b/a, क्योंकि a जो है वह आपका गुणा में है, a कहाँ चला जाएगा, भागा में। अब हमें x का मान चाहिए, चूंकि बटा में a नहीं होना चाहिए, तो इसलिए x बराबर इस a को जब ऊपर ले जाओगे, इसका पावर 1 है, इसको जब ऊपर ले जाओगे तो a के पावर -1 इंटू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, और यह बन जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। और इस तरह से अगर किसी का भी इनवर्स में अगर x का वैल्यू चाहिए, y का वैल्यू चाहिए, तो आपको क्या चाहिए, a इनवर्स इंटू b आप कराते हो तो उसके जो जो चर राशि होंगे उसका मान निकल जाएगा। यह थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि a इनवर्स आपको निकालने आना चाहिए, क्योंकि अब a इनवर्स में ध्यान रखिएगा कि वैल्यू ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी जाकर निकाय का हल संभव है, यानी x y का मान निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकाल सकते हैं। आप 10th क्लास में पढ़े होंगे कि a और x और y का मान निकालना होगा, तो वहाँ पर a1/a2 b1/b2 से उसके अनुसार कुछ कंडीशन होंगे। सेम इसमें भी कंडीशन है कि अगर x और y का मान निकालना हो चर राशि का, तो a का प्रतिलोम इंटू b होगा, चूंकि वैल्यू ऑफ a जो होना चाहिए वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी जाकर इसका हम प्रतिलोम आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब तुम्हें 2 गुना 2 कोटि का प्रतिलोम आना चाहिए। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, a1x b1y इक्वल टू c1 पहला समीकरण, a2x b2y इक्वल टू c2 दूसरा समीकरण। यह समीकरण के फॉर्म में दिया हुआ है, इसे आव्यूह की विधि से हल करना है। तो सबसे पहले इसे हम आव्यूह में ले जाए, तो a बराबर गुणांक लिखब a1 b1 a2 b2 a1 b1 a2 b2 गुणांक लिख दिए। x मतलब चर राशि हमारा ही बा, तो चर राशि कौन कौन है, x y है, तो x और y। तो सर इसको सीधे क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने आपको दिखाया कभी कि a इंटू एक्स का गुना कराएंगे ना, तो फिर समीकरण 1 और समीकरण 2 आना चाहिए था, वह स्तंभ के रूप में लिखोगे तभी आएगा, और सीधे आप तुम लिख कर देखो नहीं आने वाला। ठीक हो,
चलो b का वैल्यू हमें मान लिया c1 और कौन सा c2, तो a इंटू एक्स बराबर b, जो हमने पीछे करके दिखाया कि a इंटू एक्स को गुना कराएंगे b को बराबर रखेंगे तो फिर समीकरण 1 आएगा, समीकरण 2 आएगा। अब हमें यहाँ से x का मान चाहिए, तो a जो गुना में बा वो कहाँ चला गया, भागा में, इसको ऊपर ले जाओगे तो जैसे ऊपर ले जाओगे तो a के पावर कितना हो जाएगा -1 इंटू b, तो वैल्यू ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको बहुत बेहतर तरीका से 4 गो विधि से प्रतिलोम निकालना सिखाया गया है। आप कोई भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं, हम यही कहेंगे कि शॉर्ट विधि का प्रयोग करो, बाय कॉन्सेप्ट हमने जो सिखाया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग 2 क्वेश्चन को सिखाएंगे, समझिएगा लोग बढ़िया से। आइए क्वेश्चन नंबर 1 है 4.6 का, इसमें आपका 2 इंटू 2 ऑर्डर वाले जितने भी होंगे सारे के सारे बन जाएंगे। तो इसको पहले आपको चेक करना है कि जांच करके दिखाएं कि निकाय का हल संगत है कि असंगत है, संगत है कि असंगत है। यहाँ दिया रहेगा कि निकाय का हल संगत है या असंगत है। ध्यान दीजिएगा, अगर वैल्यू ऑफ ए जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा तो उस समय निकाय का हल उल्टा बा, वैल्यू ऑफ ए का जो मानवा बा 0 के बराबर ना हो तो उस समय संगत होगा, संगत एक समय संगत हुई, यानी कि उसका हल किया जा सकता है। दूसरा कंडीशन, अगर वैल्यू ऑफ ए तुम निकालती हो इक्वल टू 0 आनी तो उल्टा कंडीशन होगी असंगत, यानी कि उसका निकाय में से x और y का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो अगर एक नंबरिया क्वेश्चन दी खाली चेक करे खातिर कि निम्नलिखित निकाय को जांच करके दिखाए कि संगत है कि असंगत, तो उस समय केवल आपको वैल्यू ऑफ ए निकालना होगा। अब वैल्यू ऑफ ए निकाल कर देखना होगा, अगर 0 के बराबर आता है तो असंगत, यानी एक्स वाई का मान नहीं निकाल सकते हैं। अगर 0 के बराबर नहीं आता है तो क्या होगा, संगत होगा। चलिए तो इसका हल किया जाए, तो सबसे पहले हम ए निकालेंगे। तो ए में मेरे पास क्या है गुणांक, देखो यहाँ 1 मानो तो 1, यहाँ पर कितना बार 2, यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर कितना है 3, यही काम करेगा a1 b1 a2 b2। अब उसके बाद हम x, तो x का वैल्यू क्या होगा, तो 2 चौरासियाँ है x और y है, ठीक है। इसको सीधे नहीं लिखेंगे कि गुना कराना है तो पहला पंक्ति को पहला पंक्ति से, समीकरण से जब आव्यूह में ले जाए तो आव्यूह से भी समीकरण आना चाहिए था। और b, तो b बराबर हमने प्रयोग किया किसका, 2 और 3 का, तो b बराबर हमने प्रयोग किया 2 और 3 का। अब एकदम ध्यान समझिएगा, चूंकि प्रश्न से या इस तरह हम चल सकते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि जो कि थ्योरी में हमने पीछे बताया है कि x इक्वल टू a का इनवर्स इनटू b, समीकरण ये लिखना पड़ेगा कि चूंकि हम जानते हैं कि x का मान निकालना होगा तो x बराबर a का प्रतिलोम इनटू b। अब यहाँ सबसे बड़ी मुख्य फोकस बात है कि आपको a का प्रतिलोम आना चाहिए। तो लॉन्ग मेथड से बनाओगे, अभी विधि से बनाओ ना, बहुत कितना बड़ा जाता है, सारणी विधि से बनाओ कितना बड़ा जाता है। सबसे बढ़िया सिखाया है बाई कॉन्सेप्ट क्या, और एग्जाम में यहाँ नहीं पूछेगा कि ए का प्रतिलोम तुम किस विधि से निकाल रही हो, कभी नहीं आपसे पूछ सकता है। तो ये ए का प्रतिलोम निकालते हैं, तो शॉर्ट तरीका हमने सिखाया है। सबसे पहले हम वैल्यू ऑफ ए निकालेंगे, तो वैल्यू ऑफ ए के साथ कैसे गुना कराएंगे, तो ए के गुना 3 माइनस 2 गुना 2 ना, तो वैल्यू ऑफ ए बराबर कितना हो जाएगी, तो 3 में से 4 जाएगा तो -1 बचेगा, यानी वैल्यू ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब इसका संगत मान होगा और इसका मान भी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए तो x इक्वल डायरेक्टली होते हैं ए का प्रतिलोम, तो ए का प्रतिलोम में क्या होगा, 1/में वैल्यू ऑफ ए, 1/में वैल्यू ऑफ ए इंटू 100 ने सिखाया है प्रतिलोम निकालना। ये दोनों को आपस में बदल दिया जाएगा, बदल दो, यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक है यहाँ तक। और ये दोनों में माइनस का सिंबल लगा दो, यहाँ हो जाएगा -2 और यहाँ हो जाएगा माइनस, कुछ समस्या नहीं ना। इस तरह से डायरेक्ट हमने प्रतिलोम को निकाल दिया इनटू b। तो b का वैल्यू क्या है, 2 और 3 है, तो b का वैल्यू मेरे पास है कितना, कि 2 और 3 हमने b का वैल्यू रख दिया। अब ध्यान दीजिएगा 1/में वैल्यू ऑफ ए, क्योंकि वैल्यू ऑफ ए का मान है -1, क्या मान है -1, तो -1 से इसमें जब गुना कराती है ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -1 इंटू, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 और 3। अब गुना करा दीजिए, पहला पंक्ति का किससे गुना कराइएगा, पहला स्तंभ से गुना कराइए, 3 दूनी के 6 तो -6 और 3 दूनी के 6 कितना, +6। चलिए इधर गुना कराइए, इसमें गुना कराएंगे तो 2 दूनी के 4 तो +4, ये गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा -3।
ये बच जाएगा कितना 0 और कितना बच गया, तो बच गया मेरे पास 1। तो 0 और 1 मेरे पास वैल्यू जो है वो प्राप्त हुआ। दिमाग लगाया यहाँ पर कि सर x का जो वैल्यू होगा, क्योंकि x में माने हैं तो x का मान क्या है, तो x में है x और y है, तो x का वैल्यू सर क्या होगा, तो x का वैल्यू 0 होगा और y का वैल्यू क्या होगा, तो y का वैल्यू 1 होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इस निकाय का हल देखा और हल देखने के बाद हमने यह सीखा कि x का वैल्यू 0 होगा और y का वैल्यू 1 होगा। अगर आपको 50% में क्लियर हुआ होगा तो अगला क्वेश्चन में एकदम 100% है कि आपको क्लियर होना ही होना है। तो आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड। और यहाँ आपको एकदम 100% क्लियर हो जाना नेसेसरी है। सबसे पहले चले इसको माने समीकरण नंबर 1, इसको माने समीकरण नंबर 2। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आइए ए का प्रयोग करें, तो चूंकि ए बराबर, तो ए बराबर में बस क्या है, तो 2 है, ध्यान दीजिए गुणा -1 है, यहाँ कितना है 1 है और यहाँ 1 है, ठीक है यहाँ तक। चलिए अब x का मान, तो चूंकि x बराबर, तो x बराबर 2 चरासियाँ हैं, x और y है, ठीक है यहाँ तक। अब किसका मान, तो चूंकि b बराबर, तो b बराबर मेरे पास क्या है, तो एक 5 है और एक मेरे पास 4 है, तो किसका वैल्यू है, b का मान, ठीक है यहाँ तक। ax b बुझाता ना, देखो बढ़िया से, 2 -1 गुना होगा, तो -1 और 1 और 1, ठीक हो। x और y 84 है, ये 5 है और यह 4 है। चलिए यहाँ पर b है, तो b में क्या है मेरे पास, तो b में 5 है और 4 है। अब चूंकि हम जानते हैं, क्या पता है हमें कि x बराबर a का प्रतिलोम इंटू b समीकरण नंबर 3 का काम करेगा। x बराबर a का प्रतिलोम इंटू b किसका काम करेगा, समीकरण 3 का काम करेगा। तो a का प्रतिलोम निकालो, तो a का प्रतिलोम के लिए अब यहाँ दिखाओगे वैल्यू ऑफ a निकालोगे सबसे पहले, 35 से गुना कराओ, तो 2 हो गया ही, इसमें गुना कराओ तो माइनस प्लस कितना 1, तो बराबर कितना हो जाएगा 3, तो वैल्यू ऑफ ए जो है वो 3 के बराबर हो जाए, ठीक है यहाँ तक। इसमें गुना कराए तो 2 हो गया, इसमें गुना कराए तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ ए 3 हो गया, नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब ध्यान देने के बाद कि ए इनवर्स, पहले ए इनवर्स ऐसे निकाल लेगा, बहुत लोग को दिक्कत होता है। शॉर्ट तरीका से क्या है, बाय कॉन्सेप्ट में पूछ नहीं रहा है कि कैसे इनवर्स निकालना है, इसलिए बाय कॉन्सेप्ट यूज कीजिए, बहुत आसानी से निकाल दोगे। तो 1/, में वैल्यू ऑफ ए इंटू ए डी जे ए हमने सिखाया ना। चलो तो 1/, में वैल्यू ऑफ ए का मान कितना बार 3 बार, 1/, में 3 इंटू ए डी जी ए का मान कितना है, देख लो ज्वाइन को कैसे निकालोगे, हाई दोनों को बदल दो, क्या करोगे बदल दोगे, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 2, दोनों को बदल दिए, यह हो गया 1, ये दोनों में माइनस का चिन्ह लगा दो, तो माइनस बात है प्लस हो जाएगी, और ये प्लस बात कितना हो जाएगी माइनस हो जाएगी। और 1/3 से भागा दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, लास्ट में भी 1/3 से भागा दे सकते हैं। यह जो वैल्यू आया यह ए का प्रतिलोम का वैल्यू, यहाँ तक ठीक हो सब। तो ए का प्रतिलोम का वैल्यू कितना आया, तो ए का प्रतिलोम का वैल्यू मेरे पास आया 1, 2 -1 और 2, 1/3। चलिए क्या क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था मेरे पास कि x बराबर, तो x बराबर क्या कह रहा है कि a का प्रतिलोम इंटू b, तो a का प्रतिलोम मेरे पास है 1/3, 1/3, तो 1/3 है और क्या है 1/3 है, 1/3, 1, 1 -1 और 2, 1, 1 -1 और 2, 1, 1 -1 और 2। अब b का मान क्या है, तो b का वैल्यू मेरे पास है, तो b का वैल्यू मेरे पास है 5 और 4, तो b का वैल्यू मेरे पास है 5 और 4, यहाँ तो सही बात हो ना, जानते ही है। चलिए तो b का वैल्यू है कितना 5 और 4। अब इसको आप इधर रहने दो 1/3, तो बाद में हम इसको गुना भाग करा सकते हैं। चला पहला पंक्ति का गुना कराया जाए, पहला पंक्ति का गुना कराया जाए किससे, पहला स्तंभ से, तो 1 का गुना 5 से 5 हो जाएगा, 1 का गुना 4 से तो प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आइए इधर बनाइए, दूसरा पंक्ति का पहला स्तंभ से -1 का गुना 4 5 से -5 हो जाएगा, 2 का गुना 4 से 4 दूनी का 8 हो जाएगा, तो 1/3, 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9। इसको घटाएंगे तो यह क्या बचेगा, ये बचेगा यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा 3, 9 और 3 हो गया, ये x बराबर हो गया। तो अब देखा जाए कि x बराबर, तो 1/3 से हम भाग दे देते हैं, तो 1/3 से जैसे ही भाग दोगे 9/3
और कितना 3/3, तो यह ऊपर पट के बच जाएगा 3 और यहाँ बचेगा 1। तो x बराबर क्या क्या आया, x बराबर एक आया 3 और एक आया x। चूंकि x का मान भर दिया जाए तो x का मान मेरे पास क्या था, x था और y था। यह है मेरे पास 3 है और यह मेरे पास 1 है। तो x वा की जो मनवा जो आई भरा जी कितना कितना है, तो x का जो वैल्यू आया वह 3 आया और y का जो वैल्यू आया यह 1 आया। तो x बराबर 3 और y बराबर 1। अबरी बार सर क्लियर है कुछ ना कुछ हद तक। तो थोड़ा सा अबरी बार भी कॉन्सेप्ट होकर समझिए। यह हमने सिखाया किसके दौरान, आबी विधि से इसको हल करने के लिए। अगर इसी क्वेश्चन को हम चाहते हैं, अगर बनाए हो 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है कि 2 × 2 ऑर्डर में रहेगा तो 2 नंबर में रहेगा, और 3 × 3 ऑर्डर में रहेगा तो 5 नंबर में रहेगा। तो आंसर की जांच करनी है तो तुम खुद से तुरंत कर सकते हो आंसर की जांच। क्वेश्चन क्या था, 2x - y = 5x + y = 4। तो बोलिए देखो तो क्वेश्चन क्या था, 2x - y कितना था, 5 है ना, 5 है। और यहाँ पर कितना है, x + y = 4 है। x + y = 4 है, यह मेरे पास है। अब आंसर की हमें जांच करना है कि जो हमने बनाया है वह सही है कि गलत है। तो जनरली तरीका जैसे हम बनाते हैं, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, दोनों को तुलना कर दिया जाए। तो यहाँ पर माइनस में है, किसमें है, प्लस में है, तो गुना कराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर यह प्लस और माइनस नहीं होता, यानी कि यहाँ 2 होता, यहाँ 3 होता, हम किस तरह से तुलना कराते, यहाँ तुलना के फॉर्म में कराने की कोई जरूरत है नहीं है। समीकरण 1 का समीकरण 2, -y से +y कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2x + x कितना हो जाएगा, 3x, सही हो सब ना, या 5 और +4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसे घटा दिया जाए तो x बराबर कितना, x का मान 3 आ गया। अब इसी x का मान समीकरण 1 में भर देंगे तो समीकरण 1 से इससे समीकरण x, समीकरण 1 क्या है, तो 2x - y बराबर मेरे पास 5 है, समीकरण नंबर 1 है। भर दो x का मान 3, तो 2 × 3 - y बराबर कितना, 5, 3 दूनी क्या 6, 6 होने चल जाएगी, तो -y बराबर 5 - 6, तो -y बराबर -1, माइनस से माइनस कट गए तो y बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो सॉरी तो बहुत ही आसान रहे। तो यहाँ इस विधि से नहीं बनाना है, यह केवल आपको चेक किया गया, यह केवल आपको जांच करके बता दिया गया कि आप चेक कर सकते हो। हमने सिखाया ना कि यह आप साइंस पढ़ रहे हो, तो साइंस में क्वेश्चन को समझा जाए कितना तरीका से बना सकते हैं, कैसे कर सकते हो। इस क्वेश्चन को 7 मेथड से 8 मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। यही चीज़ है, जैसे आप बीएससी जाओगे इससे भी और मेथड सीखोगे, एमएससी करोगे तो मास्टर ऑफ साइंस तो और मेथड सीखोगे। तो कभी भी अगर आपको निकाय का हल आता है आईएससी के बेस पर, तो नहीं कहेगा कि आपको प्रतिस्थापन विधि से बनाए, नहीं कहेगा आप मुक्तिकरण से बनाए, नहीं कहेगा कि आप इसे तुलनात्मक विधि से बनाए, नहीं कहेगा इसे कि आप परज गुणनफल विधि से बनाए। जब कहेगा तब कहेगा कि सारणी विधि से या इसे आव्यूह विधि से हल करें और x y का मान ज्ञात करें, तो उस समय आपको सारणी विधि या आव्यूह विधि का ही प्रयोग करना पड़ेगा। और आंसर की जांच आप ऐसे कर सकते हो रफ में, ताकि जो हमने बनाया है एकदम क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो लास्ट क्वेश्चन एक और आपको क्लियर करवा दें ताकि आप एकदम कन्फर्म हो जाओ। और जितना भी 2 × 2 ऑर्डर वाले हैं आप लोग बना लीजिएगा लोग, ताकि कल की क्लास में जब हम पढ़ाएं तो एकदम आपको क्लियर होना चाहिए कि हाँ सर हम बना चुके हैं, कोई भी कहीं भी किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन आपको क्लियर हम करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्या मेरे पास 3 है, x + 3y = 5, समीकरण नंबर 1 है। और यहाँ पर है 2x + 6y = 8 है, समीकरण नंबर 2। इसका हल करके x और y का मान ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले हम a का मान निकालते हैं। तो a बराबर गुणांक चेक कर सकते हैं, 12 1 है, इसलिए जीरो मत लेना, कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो a यहाँ पर कितना है 3, यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर कितना है 6। चलो x का मान, x में क्या है 5, x और y, x इसलिए लिया गया क्योंकि चर राशि है। b, तो b में क्या है, तो b में मेरे पास क्या है 5 है और 8 है। दिया गया निकाय को, दिया गया समीकरण को आव्यूह में हमने बदल दिया। अब चूंकि हम जानते हैं क्या यूज करना पड़ेगा थ्योरी के अनुसार, कि हम जानते हैं क्या पता है हमें पता है कि x बराबर x का जो मान होगा वह a का प्रतिलोम a × b के बराबर होगा, जो कि समीकरण नंबर 3 का काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर a का प्रतिलोम निकालने के लिए सबसे पहले आपको वैल्यू ऑफ a निकालना होगा और देखना पड़ेगा कि 0 के बराबर है कि नहीं। तो वैल्यू ऑफ निकाल गुना करा,
तो 1 गुना 6, 1 गुना 6 माइनस इधर गुना करा 2 गुना कितना 3, ये हो जाएगा 6 और माइनस 6 बराबर कितना 0। तो चूंकि वैल्यू ऑफ ए हमारा 0 आ गया, तो वैल्यू ऑफ ए का मान 0 आ गया, इसलिए लिखेंगे अतः निकाय का हल, निकाय का हल असंगत है, असंगत है और इसमें x और y का जो मान है वो ज्ञात करना संभव नहीं है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि कैसे सॉल्व आउट किया जाएगा। आपके समीकरण एक दो को तुलना करा के देखा लो, आपका x और y का वैल्यू जो है वह नहीं निकल पाएगा। तो अगर निकाय का हल असंगत हो जाता है तो उसे हम आव्यूह विधि से वैल्यू उसका हम नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए बात को ध्यान रखिएगा कि वैल्यू ऑफ ए जो निकालिएगा वो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगर 0 आ जाए तो उसका निकाय का हल क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन में आपको दिया गया है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 1 से लेकर 6 तक निकाय समीकरणों को संगत अथवा असंगत की जांच करें और आपके 7 से लेकर 14 तक के समीकरण दिया गया है, उसे हल करके x और आव्यूह x और y का मान ज्ञात करें। तो इस आज के सेशन में इतना ही, और जितना भी 2 गुना 2 कोटि वाले आपके यानी 2 चर वाले समीकरण दिए गए हैं सारे के सारे 4.6 का बना लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एक नए उमंग और एक नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए मैं एस के प्रसाद आप लोग से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।